मैं बहुत बार एक बात कहता हूं कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। आप क्या ऐसा नहीं होता होगा? पर जनरली विद्वान लोग सेमिनार, चर्चा, बहस खूब करते हैं। ये ऐसे विद्वान नहीं चाहिए। नॉलेज विथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ज्ञान ही देते रहोगे तो कैसे चलेगा? प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, वी आर नॉट प्रॉब्लम क्रिएटर्स। मेरा अनुभव, जो विद्वान लोग होते हैं वो बहुत विद्वान लगा के वो प्रॉब्लम क्रिएटर बनते हैं। मैं कभी कभी सरकारी ऑफिस में कुछ लोगों को कहता हूँ, कहाँ से? बोले IIT से। मतलब क्यों आते हो ऑफिस में? मत आओ ना। तुम नहीं आओगे तो भी सरकार का और देश का फायदा होगा, तुम्हारे आने के कारण तकलीफ होती है। रोज आके निगेटिव लिखते रहते हैं। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, अप्रोच, कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और अल्टीमेटली वी आर कमिटेड टू द नेशन। हमें लोगों का जीवन सुसह्य बनाना है, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को बढ़ाना है और लोगों को तकलीफों से मुक्ति दिलानी है। ये हमारा उद्देश्य है। ये करना कितना कठिन है, ये क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे विद्वान लोग मत तैयार करिए। जो है वो क्या प्रॉब्लम कितना भी कठिन है, we'll find out the solution. There are some people who convert problems into opportunities, and there are some people who convert opportunities into the problems. तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनिए। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छे हैं, आप समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, समाज, देश के लिए काम करते हैं, तो फाइंड आउट द वे आउट, सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, और ये पॉसिबल है। और इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये केवल 60,000 करोड़ के काम, विदाउट स्पेंडिंग गवर्नमेंट मनी, ये पूना के आजू बाजू के मैं कर रहा हूँ। ऐसे अगर करना है तो कचरे पे, ये जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट है ना, इसमें 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। हमने हमारा टॉयलेट का पानी नागपुर में 8 साल से बेचा है। 300 करोड़ मिलते हैं साल के, 300 करोड़ टॉयलेट का पानी बेचकर। टेक्नोलॉजी अगर ठीक है, इरादा अगर साफ है, विजन अगर परफेक्ट है, टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट है, द स्काई इज द लिमिट, यू कैन मेक मिरेकल्स। और मैं ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बजट के साथ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जोड़ना चाहिए। अभी मैं कैपिटल मार्केट में जब जाता हूँ, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे इनवीट और TOT मॉडल में, जब लड़ाई चल रही थी ये यूक्रेन की और रशिया की, तब प्रॉब्लम थे। अभी तो मैं गया था इनवीट मॉडल में, उस दिन अमेरिका और ईरान की वॉर चल रही थी। तो मेरे फाइनेंस मेंबर थे, इन्हें जाके मैंने कहा, आप डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक के उनकी लेवल है, मतलब आपको समझ में नहीं आता? यही समय मिला आपको कि आप कैपिटल मार्केट में मेरे को बुला रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज में, और ओपन कर रहे हो, तो बॉन्ड सब्सक्राइब कर रहे हो, कैसे होगा? और नहीं मिलेंगे तो बदनामी होगी। बोले साहब चिंता मत करो, आपका नाम का ठप्पा है, होगा। मैंने कहा आप मुझे निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि ये डिफ़िकल्टी में डालोगे। मैं गया, मैंने बॉन्ड सब्सक्राइब की घोषणा की 9:30 बजे। 7 दिन का टाइम था, 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, बरसात आई, ऐसा पैसे की बरसात आई कि बंद करना पड़ा। अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो देश में पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। लोग देने के लिए तैयार है। और उसमें मैंने अभी और आपको एक बात बताता हूँ, आप क्या जितने लोग रिटायर्ड होंगे तो NHI के बॉन्ड्स में पैसे डालो, मैं 8.05 इंटरेस्ट ईयरली आपको दूंगा, और हर महीने में जो लोग हैं उनके अकाउंट में जमा करूंगा इंटरेस्ट। और जो इनविट पहला मैंने निकाला था 100 रुपये का जो था बॉन्ड, उसकी कीमत 140 हो गई, यानी आपको 18% रिटर्न मिला है, 18%। तो आप कोई भी बैंक में जाओगे तो आपको 4-6% से ऊपर थोड़े इंटरेस्ट मिलेगा। ऊपर देश का विकास में तो मुझे बहुत बड़े बड़े कैनेडियन फंड, अमेरिका से, इधर से, स्विट्ज़रलैंड से सब लोग आते हैं, मैं चाय पानी सबका करता हूँ। मतलब ठीक है, धन्यवाद, मैं आपको बताऊंगा। पर अब हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं छोटे लोगों के जेब से पैसे लेने वाला हूँ, कंपाउंडर, चपरासी, कांस्टेबल, और उसको कहूँगा तुम पैसे इन्वेस्ट करो, मैं तुमको 18% तक रिटर्न दूंगा, और तुम्हारे पैसे से रोड बनाऊंगा, रोड भी अच्छे बनेंगे और गरीब को भी समृद्ध बनाने का काम करूंगा। तो
तो मुझे लगता है कि कोई पैसे की कमी नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट में भी देखो आप, कितने एयरपोर्ट अभी प्राइवेट बन रहे हैं। 22% ग्रोथ है। अभी टाटा ने हवाई जहाज बनाया, तो अभी तो उन्होंने डिफेंस के लिए बनाया, तो मैंने उनको कहा यही हवाई जहाज को वो जो लगा दो, सीटें लगा दो और चलाओ, और आगे एक फ्लोट लगा दो, MPBS सी प्लेन। मैं घुमाऊँ, उसमें उतरा हूँ मुंबई के समुद्र में, जो पानी पे भी उतरता है, एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है, जरूरत है उसकी। और वो प्लेन अगर आ जाएगा तो कोई भी तालाब में उतरेंगे, एयरपोर्ट की जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। नॉलेज इज द पावर, और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इज द स्ट्रेंथ। और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% सक्सेस मिलेगा। हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक वायबिलिटी काफ़ी है। तो कभी कभी ये होता है कि यहाँ से पैसा लेके वहाँ दे दे। ये अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में वायबिलिटी नहीं जो पूना में है, तो फिर यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का वहाँ। देश एक ही है ना। और यही तो है कल्याणकारी राज्य में कि जो होगा उससे लो, और जिसके पास नहीं है उसके लिए करो। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान की ग्रोथ को बढ़ाएगा, और उसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी आएगी, और रोड सेक्टर में तो काफ़ी आई है। और मुझे लगता है कि आप जब आगे जाकर आपको किसी फील्ड में जाओगे तो निश्चित रूप से इस देश के विकास के लिए आपके इनोवेटिव मॉडल आप तैयार करिए। देश में पहला BOT मॉडल तैयार करने का मौका मुझे मिला, फिर हाइब्रिड एन्युटी हुआ, फिर TOT हुआ, फिर इनविट हुआ, अब EPC विथ 15 ईयर्स गारंटी। ऐसे अलग अलग मॉडल बने और लोगों ने ही सुझाए। तो मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति के साथ अगर होगी तो निश्चित रूप से स्काई इज द लिमिट। आने वाले समय में हम सब के प्रयासों से सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बने, हम विश्वगुरु बने, दुनिया की आर्थिक ताकत बने। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस, एजुकेशन, सब सेक्टर में हम विश्व में प्रथम क्रमांक पर जाए और हमारा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न बने। यही हमारा सबका सपना है। हमारी नॉलेज, टेक्नोलॉजी, विजन, इसका उपयोग करके हम राष्ट्र के निर्माण के लिए आप सब लोग जब भी आपका मौका मिलेगा तो ज़रूर इस उद्देश्य के लिए कार्य करें। यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।